नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश आर ओ यारो के रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि इस सीरीज़ में 10 वीडियोज़ आएंगी और एक वीडियो में हम एक विषय को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि प्राचीन भारत वाली वीडियो आ चुकी है। एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है प्राचीन भारत को। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिया है तो उसे अच्छे से रिवाइज़ करिए ताकि इसकी तैयारी आपकी एकदम पक्की हो सके। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। इसकी खास बात यह है, यानी कि आज की वीडियो की खास बात यह है कि शुरुआत में ही आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की लिस्ट मिल जाएगी। आप सीधे सीधे देख पाएंगे कि इन्हें हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए, दिमाग में बसा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सीरीज़ चल रही है आर ओ यारो के नाम पर, लेकिन आप कतई ये मान के मत बैठ जाइएगा कि सिर्फ आर ओ यारो के लिए ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कराए गए, जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य पूछे गए हैं इन विषयों से, इन सारे विषयों से, उनका कलेक्शन दे रहे हैं आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ये वो तथ्य हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर आप आर ओ यारो के अलावा UPPCS प्री देना चाहते हैं या और भी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ भी ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है जी। एक चीज़ कन्फ्यूजन रह गई थी शायद कुछ दोस्तों के मन में, कुछ लोगों का तो क्लियर हो गया था, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। इसकी जो PDF नोट है, ये जो सीरीज़ चल रही है, इसकी PDF नोट आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ आगे आएगी, बताया जाएगा आपको। ठीक है। बाकी जो PDF नोट हम आपको देते हैं वो अलग है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो ये WhatsApp नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे तो UPPCS के लिए, UPSC के लिए हम कौन कौन सी नोट्स आपको दे रहे हैं, ताकि आप आसानी से तैयारी करके आसानी से सफल हो सकें। बाकायदा मैंने सबूत भी दिखाया है कि देखिए थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के आप कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जो हमने पढ़ाया है, आपको दिया है, वहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसकी जानकारी के लिए आपको बस इस पर मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उसे क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिलेगी, सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये हो गई बात है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको पता है कि इस सीरीज़ को राहुल सर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आगे अब वो बातें करेंगे आपसे, आपको अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो का खूब भरपूर लाभ लीजिए और जल्दी से सफल होइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में जितनी प्रमुख तथ्य हैं मैंने उनको इसमें कवर किया हुआ है। तो मध्यकालीन रचनाओं से हम शुरू करेंगे। जितनी महत्वपूर्ण मध्यकालीन रचनाएं हैं सबसे पहले हम उन्हें ही कवर करेंगे। तो ये मुख्य रूप से मिलान करने में आता है कि कौन सी रचना किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, और काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहती हैं, इसलिए आपको याद ही करनी पड़ेंगी और कई बार पूछी गई हैं। ज़्यादातर ये सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो मैंने उन्हीं तथ्यों को लिया है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें कई बार रिवीजन कीजिए, कई बार पढ़िएगा। पहली प्रमुख रचना है किताबुल हिंद और इसके लेखक है अल बरूनी। दूसरी प्रमुख रचना है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। और तीसरी रचना है रामचरित। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। तबकात नासरी, इसके लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। और तारीख़ फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की रचना कौन सी है? तारीख़ फिरोज शाही। और खजानुल फतूह के लेखक कौन है? खजानुल फतूह के लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कई रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से खजानुल फतूह है, तुगलकनामा है और नूर सिपहर। खजानुल फतूह, तुगलकनामा और नूर सिपहर, ये तीनों प्रमुख रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। और फतूह उस सलातीन, ये एक मध्यकालीन इतिहासकार है ईसामी, इनकी रचना है। फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी किसकी रचना है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। किसकी? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। और किताबुल रहला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। किताबुल रहला किसकी रचना है? तो किताबुल रहला या केवल रहला पूछ लिया जाता है, तो रहला जो है इब्न बतूता की रचना है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक आया हुआ एक यात्री था और मोरक्को का यात्री था। ठीक है। तारीख़ शेर शाही, तारीख़ शेर शाही किसने लिखी थी? अब्बास खां शेरवानी ने। और पदशाहनामा, इसको किन किन लेखकों ने मिलकर पूरा किया था? तो मोहम्मद आमीन काजविनी और अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, इन तीन लेखकों ने मिलकर पूरा किया था।
नुस्खाए दिलकुशा इसके लेखक कौन है? नुस्खाए दिलकुशा के लेखक हैं भीमसेन। और बल्लाल चरित के लेखक कौन है? आनंद भट्ट। बल्लाल चरित के लेखक कौन है? आनंद भट्ट। और पृथ्वीराज रासो इसकी रचना किसने की है? तो वो चंद्रबरदाई ने की है। ये भी बहुत फेमस है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख तथ्य है वो सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और उनके कार्य संबंधित है। मिलान करने में ये सवाल भी खूब पूछे जाते हैं और कई कई तो सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में सदर उस सदर किसे कहते थे, अमीर आखूर किसे कहते थे। तो ये आपको पता होने चाहिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आरिज मुमालिक कौन था? सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था, सेनापति, वो आरिज मुमालिक होता था। और सद्र कौन होता था? ये धार्मिक मामले का प्रधान होता था। सद्र धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। बरीद मुमलिक कौन होता था? ये गुप्तचर विभाग, बरीद मतलब गुप्तचर, तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। और मुहत्सिफ कौन होता था? तो शरीयत के अनुसार आचरण का निरीक्षण करने वाला मुहत्सिफ होता था। यानी कि जो पब्लिक है वो शरीयत के अनुसार आचरण कर रही है नहीं, उसका जो निरीक्षण करता था वो मुहत्सिफ कहलाता था। और मुतसरिफ कौन कहलाता था? तो मुतसरिफ कारखानों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। मुतसरिफ कौन होता था? कारखानों की देखभाल करने वाला अधिकारी। और अमीर आखूर कौन होता था? अमीर आखूर मतलब घोड़े, तो अश्वशाला का प्रधान होता था। आखूर घोड़ा और अमीर आखूर मतलब जो घुड़शाला होती थी, अश्वशाला होती थी, उसका प्रधान होता था अमीर आखूर। और इसके अलावा अमीर हाजिव कौन होता था? ये दरबारी शिष्टाचार का जो अधिकारी होता था, अमीर हाजिव। और अमीर बहर कौन होता था? तो अमीर बहर होता था आंतरिक नौकायान या जलमार्गों का अधिकारी। और अमीर तुजुक कौन होता था? अमीर तुजुक होता था उत्सवों के आयोजन का अधिकारी। जो विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते थे उनके आयोजन का जो अधिकारी था उसे अमीर तुजुक कहा जाता था। सहनाई मंडी कौन होता था? तो सहनाई मंडी ये बाजार मूल्य नियंत्रण और बांट की माप करने की जांच करने का अधिकारी होता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे सल्तनत काल के जो प्रमुख विभाग हैं, इन विभागों को क्या कहा जाता था, मतलब इनके सल्तनत काल में नाम क्या थे और वर्तमान में हम इनके किन नामों से इनको जानते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ जो है वो बहुत खास हैं क्योंकि कुछ नए विभाग किसी विशेष प्रशासनिक जो किसी विशेष सम्राट ने या शासक ने बनवाए थे। जैसे दीवाने अर्ज, आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा दीवाने अर्ज विभाग की जो स्थापना किसने की थी? तो वो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग होता था और इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। दीवाने रिसालत है ये विदेश विभाग होता था और धार्मिक विभाग होता था। ठीक है, इसके अलावा दीवाने कोही, ये बहुत कई बार पूछा गया है क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। कृषि विभाग, कोही मतलब कृषि, तो दीवाने कोही क्या था? कृषि विभाग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दीवाने मुस्तखराज मतलब दान में दी जाने वाली चीज़, वो मुस्तखराज मतलब राजस्व, माफ़ कीजिएगा, मुस्तखराज मतलब राजस्व। तो दीवाने मुस्तखराज जो होता था वो राजस्व विभाग होता था और इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये अलग से विभाग बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जिसे दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था। ठीक है, और दीवाने इस्तिहाक एक पेंशन विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? सीधे सीधे सवाल आता है कि पेंशन विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था और इसको दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। दीवाने बंदगान भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और इसे दास विभाग, यानी कि जो दास होते थे उनका एक पूरा अलग विभाग बनाया गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण जो विभाग। और देखते हैं आप सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो मध्यकाल में मुगल काल में कुछ महत्वपूर्ण सिक्के चलाए गए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा दिहली नामक एक सिक्का चलाया गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि दिहली नामक सिक्का किसने चलवाया था, या फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि एक तरफ लक्ष्मी जी की जो आकृति और दूसरी तरफ देवनागरी में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ ये सिक्का किसने चलवाया था? ऐसा सिक्का किसने चलवाया था जिसमें एक तरफ लक्ष्मी देवी जी की मूर्ति थी? तो ये मोहम्मद गौरी ने चलवाया था और इसको दिहली नाम था, इस सिक्के का नाम दिहली था। तो दिहली नामक सिक्का मोहम्मद गौरी ने चलवाया था और इसमें एक तरफ लक्ष्मी जी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलवाए थे वो उनमें से एक चांदी का टंका था, तो चांदी का सिक्का चलाया था उसको टंका कहा जाता था। तांबे का सिक्का जो चलाया था उसको जीतल कहा जाता था।
ठीक है। और इल्तुतमिश पहला एक तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और बलबन के द्वारा कौन सिक्का चलाया गया था? तो बलबन ने भी एक चांदी का सिक्का जारी किया था, बस इतना पता होना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि कर दी गई थी। जो सोने के सिक्के चलाए जाते थे उसके वजन में वृद्धि की गई थी। किसके समय? ये गयासुद्दीन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक ये तो बहुत फेमस है क्योंकि इसने टोकन करेंसी चलाई थी जिसका नाम अदली था। ठीक है, अदली नामक टोकन करेंसी चलाई थी और ये कांसे का सिक्का था। बाद में ये हुआ कि हर घर में कांसे का सिक्का बनने लगा था और इसे ही कुछ लोग टोकन करेंसी कहते थे। ठीक है। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा किसने खुदवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और अधा और बिख नामक सिक्के भी जारी किए थे। इसके जो सिक्के थे उसे अधा और बिख कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो सल्तनत काल के महत्वपूर्ण स्थापत्य कला हैं। किस किस शासक ने कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्य का निर्माण करवाया था, वो भी सल्तनत काल में। मुगल काल का हम अलग पढ़ेंगे क्योंकि मुगल काल में ढेर सारे स्थापत्य हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी और तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य था ये भारत में। ठीक है। और कुतुब मीनार भी बनवाई थी और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 3 चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। क्या क्या? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। और इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा का कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में। ठीक है। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार अधूरी रह गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसका काम पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश के ही समय काल में इस इल्तुतमिश का मकबरा बना था। कहाँ पर? दिल्ली में। और गंधक की बावली जो महरौली में है वो भी दिल्ली में, इसे भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से स्थापत्य बनाए थे आपने देख लिया। बलबन ने क्या क्या बनवाया था स्थापत्य में? तो लाल महल, दिल्ली में स्थित जो लाल महल है वो बलबन ने बनवाया था। और बलबन का जो मकबरा है वो भी बलबन के समय काल में ही बनाया गया था। और ये जो मकबरा है ये विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। और इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया था। बलबन के मकबरे में ही सबसे पहले मेहराब का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अलाउद्दीन खिलजी के जो महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था वो देख लीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, श्रीनगर जो कि दूसरी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, 1000 स्तंभों वाला महल दिल्ली में ही है, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया? अलाई दरवाज़ा, श्रीनगर और 1000 स्तंभों वाला महल। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण कराया था और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नगर, क्या नाम है? जहाँ पनाह नगर, ये दिल्ली में स्थित है और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। आदिलाबाद का किला भी दिल्ली में है और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये भी दिल्ली में है, इसे भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला जो नगर है दिल्ली में उसे बनवाया था। और खाने जहाँ तेलगानी का मकबरा भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये जो खाने जहाँ तेलगानी है इनका मकबरा अष्टकोणी यानी 8 कोण का बना हुआ है और यह अष्टकोणी मकबरा का पहला उदाहरण है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सिकंदर लोदी ने क्या क्या बनवाया था। सिकंदर लोदी ने मुख्य रूप से मोठ मस्जिद बनवाई थी। दिल्ली में एक मोठ मस्जिद है, उसे सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर के समय में कुछ सिक्के चलाए गए थे, वो मैंने अलग से नोट कर दिए हैं। अकबर के समय में जो सिक्के चलाए गए थे उनके बारे में जान लीजिए, कई बार इससे सवाल बने हैं। ठीक है, अकबर ने जो सिक्के चलाए थे उसमें राम सीता प्रकार के सिक्के प्रमुख हैं, बहुत प्रमुख हैं, क्योंकि ये राम सीता प्रकार के सिक्के हैं और इसमें राम और सीता की आकृति उत्कीर्ण थी। ठीक है, शेर शाह की जो मुद्रा प्रणाली थी, जैसे मतलब शेर शाह ने चांदी का रुपया चलाया था, ठीक वैसा ही आगे अकबर ने भी उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, और चांदी का जो रुपया और तांबे का दाम ये दोनों चलाया था।
एक जो चांदी का रुपया था वो 40 दाम के बराबर था, यानी एक चांदी के रुपये के बदले में 40 तांबे के सिक्के मिलते थे। और शेरशाह के काल में जबकि एक चांदी के रुपये के बराबर 64 तांबे के सिक्के मिलते थे। ठीक है, अकबर ने सोने के सिक्के भी चलाए थे और इसमें एक बहुत बड़ा सिक्का चलाया था, एक बहुत बड़ा सिक्का चलाया था जो इलाही नाम का सिक्का था। ये 10 रुपये के बराबर, 10 चांदी के सिक्कों के बराबर था। ये नॉर्मल है इलाही वाला सिक्का, लेकिन इसके अलावा एक इलाही वाला सिक्का तो 10 चांदी के सिक्के के बराबर था, लेकिन एक सिक्का इसने चलाया था संसब नाम का। किस नाम का? संसब नाम का एक सिक्का चलाया था जो 100 तोले का था। समझ रहे हैं आप? 100 तोला, 100 तोला मतलब होगा 1 किलो का सिक्का, सोने का सिक्का। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। इलाहाबाद के मतलब अकबर के द्वारा जारी किया गया था, माफ़ कीजिएगा, अकबर के द्वारा 100 तोले का एक सिक्का जारी किया गया था जिसे संसब कहा जाता था। अकबर ने मुख्यतः 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए थे, यानी कि जो अकबर के समय जो सिक्के चले थे उनका आकार मुख्य रूप से 2 तरह के थे। एक वृत्ताकार सिक्का जिसको इलाही कहा जाता था और एक चौकोर या आयताकार सिक्का होता था जिसको जलाली कहा जाता था। ठीक है, इलाही और जलाली नाम के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो प्रमुख सूफी सिलसिले और उनके संस्थापकों से संबंधित है। ये आपको एक ही जगह पर नहीं मिलेगा, मैंने इसे कई जगह ढूंढ के सारे संस्थापक एक जगह पर समेटे हैं। ठीक है, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। और सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो शेख बदरुद्दीन। और कादरी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिला किसने चलाया था? तो ख्वाजा उबैदुल्ला ख्वाजा ने। ख्वाजा उबैदुल्ला या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ये इसमें थोड़ा मतभेद है कि ख्वाजा उबैदुल्ला ने चलाया था या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने चलाया था या फिर दोनों एक ही थे। ठीक है, सत्तारी सिलसिला किसने चलाया था? तो सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल सत्तार ने चलाया था। और महदवी सिलसिला सैयद मोहम्मद महदी ने चलाया था। और रोशनिया सिलसिला ये मियाँ बयाजिद अंसारी, इन्होंने चलाया था रोशनिया सिलसिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे और किसके किसके समय आए थे, कहाँ से आए थे, ये मैंने एक ही जगह कवर किया है। और मैं आपसे बता दूं कि मध्यकालीन इतिहास में यहाँ से बहुत सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, निकोलो डी कांटी किसके समय आया था? तो निकोलो डी कांटी इटली का यात्री था और देवराय फर्स्ट के समय आया था। निकोलो डी कांटी इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के समय में भारत आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री था। कहाँ का? फारस का यात्री था और ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। किसके समय? देवराय द्वितीय के समय में। और नूनिज एक पुर्तगाली यात्री था और ये अच्युत राय के समय में आया था। अच्युत राय जो मतलब विजयनगर साम्राज्य का विदेश शासक था, उसके समय में नूनिज आया था। और डोमिंगो पायस किसके समय आए थे? तो कृष्णदेव राय के समय 2 प्रमुख यात्री आए थे, दोनों पुर्तगाल से आए थे, एक डोमिंगो पायस और दूसरा बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे और ये दोनों पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए इसी के अलावा मुगल काल में जो प्रमुख विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो रॉल्फ फिच एक ब्रिटिश विदेशी यात्री थे और ये अकबर के समय आए थे। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, इनके बारे में तो बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये ब्रिटिश यात्री थे और जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। फ्रांसिस बर्नियर ये फ्रांसीसी यात्री थे और शाहजहां के दरबार में आए थे। पीटर मुंडी, इसके बारे में भी कई बार सवाल पूछा गया है, ये भी ब्रिटिश यात्री थे और शाहजहां के दरबार में आए थे। निकोलो मनुची ये इटली के यात्री थे। ये एक इटली के यात्री थे और शाहजहां के दरबार में ये आए थे। ठीक है, और ट्रैवर्नियर ये फ्रांसीसी यात्री थे और ये भी शाहजहां के दरबार में आए थे। ठीक है, अगला है भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख प्रवर्तक और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये एंशिएंट में भी पूछा जाता है सवाल और मिडवल में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्यकाल इतिहास में ही भक्ति आंदोलन चला था, तो उनको देख लेते हैं। शंकराचार्य ने कौन सा आंदोलन चलाया था? अद्वैतवाद, या इनका दर्शन क्या था? अद्वैतवाद का दर्शन था। रामानुजाचार्य का दर्शन क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। इस पे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, मिलान करने के लिए विशेष रूप से आता रहता है कि कौन सा दार्शनिक किस दर्शन से संबंधित है। ठीक है, और रामानुजाचार्य जी ने एक श्री संप्रदाय भी चलाया था। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद
के दर्शन के दार्शनिक हैं और ये श्री संप्रदाय इन्होंने चलाया था। निम्बार्काचार्य या निम्बार्काचार्य इनको कहा जाता है। इन्होंने द्वैतवाद चलाया था। क्या? द्वैतवाद या भेदवाद। ये सनक संप्रदाय के भी संस्थापक हैं, ठीक है। और वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया था? शुद्धाद्वैतवाद। क्या? शुद्धाद्वैतवाद। और इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया था। माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद चलाया था। माधवाचार्य जी किस दर्शन संबंधित है? द्वैतवाद से। और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नामक स्थापना की थी। और रामानंद जी राम भक्ति से संबंधित है। इसके अलावा नामदेव महाराष्ट्र के हैं, ये विठोबा भक्ति या वरकारी संप्रदाय से संबंधित है। विठोबा भक्ति इन्होंने शुरू की थी और वरकारी संप्रदाय से संबंधित है। सूरदास जी आप जानते हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित है। दादू जो है वो दादू पंथ से संबंधित है। तुकाराम जो है वरकारी जो पंथ है उससे संबंधित है। और चैतन्य जो है वो अचिंत भेदाभेद नामक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख हिंदू ग्रंथ हैं और उनके फारसी अनुवाद और अनुवादक देख लेते हैं। कुछ प्रमुख हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था ये भी देखना है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी, नकीब खां और मुल्ला शेर ने। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? रजनामा नाम से बदायूनी ने किया था। और राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद शाह मोहम्मद साबादी ने। और लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। किसने? लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। और बाबरनामा, क्योंकि बाबरनामा तुर्की में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाबरनामा किस भाषा में है? मूल रूप से तुर्की भाषा में है। और इसका फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। और नल दमयंती, इसका फारसी अनुवाद किसने किया है? इसका भी फारसी अनुवाद फैजी ने किया है। अब मुगल काल के प्रमुख स्थापत्य और उनके किस शासक ने करवाया था ये देख लेते हैं। काबुली मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये पानीपत में है और बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। संभल मस्जिद ये रुहेलखंड में है और ये भी बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। बाबरी मस्जिद ये अयोध्या में है और मीर बाकी के द्वारा बनवाई गई थी। मीर बाकी कौन था? ये बाबर का सेनापति था। फतेहाबाद की मस्जिद ये हिसार में है, हरियाणा के हिसार में है और ये हुमायूं ने बनवाई थी। दीन पनाह भवन किसने बनवाया था? तो ये हुमायूं ने दिल्ली में बनवाया था। कहाँ? दिल्ली में। पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला ये शेरशाह ने बनवाया था। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह ने बनवाया था। और शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया था? ये शेरशाह ने खुद बनवाया था। ये कहा जाता है कि उसके बेटे ने बनवाया था। सासाराम बिहार में है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था। और आगरा किला आगरा में है और अकबर ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, आगरा किला और इलाहाबाद का किला ये दोनों अकबर ने बनवाया था। और इसके बाद अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है और जहांगीर ने बनवाया था। किसने? जहांगीर ने। एतमद्दौला का मकबरा ये आगरा में है और इसे नूरजहां ने बनवाया था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये शहदरा में है, लाहौर में। जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में है और इसे भी नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। तो इसके अलावा राबिया उद्दौरानी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। ये कहाँ बनाया था? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और मोती मस्जिद लाल किले के अंदर बनाई थी दिल्ली में, औरंगजेब में, ठीक है। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनवाया गया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कई सारे स्थापत्यों का निर्माण किया था। क्या कौन कौन से? खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और इस्लाम खां का मकबरा। ये सब कुछ फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और इस्लाम खां का मकबरा, ठीक है। इसके अलावा शाहजहाँ ने दिल्ली में कई सारे स्थापत्य एक साथ निर्माण कराए थे। कौन कौन सा? लाल किला भी दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया, दीवाने आम भी। लाल किला के अंदर एक दीवाने आम है। क्या है? दीवाने आम। उसे किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने भी। और दीवाने खास भी लाल किला के अंदर है, उसे किसने बनवाया था? उसे भी शाहजहाँ ने बनवाया था। और मोती महल भी दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। और हीरा महल ये भी शाहजहाँ ने दिल्ली में बनवाया था। और रंग महल ये भी दिल्ली में है और इसे भी शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली में। शाहजहाँ के द्वारा आगरा में भी कई चीज़ें बनवाई गई थी। शाहजहाँ के द्वारा आगरा में भी कई स्थापत्य स्थापित किए गए थे। कौन सा? दीवाने आम, दीवाने खास,
ये शाहजहाँ ने बनवाया था। मच्छी भवन ये भी शाहजहाँ ने आगरा ने बनवाया था। और शीश महल भी आगरा में है और शाहजहाँ ने बनवाया था। नगीना मस्जिद भी शाहजहाँ के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और शाहजहानाबाद, मोती मस्जिद आगरा की जामा मस्जिद और शाहजहानाबाद ये भी आगरा में शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है। और इसके अलावा मुग़ल कालीन कुछ साहित्य है और उनके लेखक लगे हाथ, हम इनको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मुग़ल कालीन साहित्य और उनके लेखक। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम में। ये सब फारसी भाषा में है, याद रखिएगा। मुग़ल काल में जितने साहित्य लिखे गए हैं सब फारसी भाषा में लिखे गए हैं। केवल और केवल बाबरनामा तुर्की भाषा में है। तारीख़ रसीदी ये लिखा था मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने। और तज़किरात उल वाक़ियात ये जौहर आफ्तावाची ने लिखा था। वाक़ियात मुस्ताकी ये रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने लिखा था। और तोहफ़ाए अकबर शाही ये तारीख़ शेर शाही कहा जाता है इसको, इसने अब्बास खां शेरवानी ने इसको लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, बहुत बार पूछा गया है। तबकात अकबरी ये किसने लिखा था? तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा है। और तुझके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा स्वयं लिखा गया था। हालांकि इसमें सहायता की थी मोतमिद खां और हादी खां ने। पदशाहनामा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मोहम्मद अमीन काज़वी ने लिखा था। ठीक है। और शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा था। मजब उल बहरीन ये दारा सिको ने लिखा था। और तुजुके बाबरी ये तुर्की भाषा में है। बाबरनामा या तुजुके बाबरी ये स्वयं बाबर ने लिखा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे, देखते हैं आगे अरब और तुर्क आक्रमणकारी जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं अब तक पूछे गए वो सब कवर करेंगे। ओके, अब हम जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक पूछे गए सवाल हैं वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों उस सब कवर करेंगे। ठीक है, और वो भी टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं। जो सवाल बहुत ऊट पटांग है, जो लगता है कि रिपीट नहीं होगा, वो सवाल छोड़ दिए गए हैं। उन्हीं सवालों को लिया गया है जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अरब और तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क आक्रमणकारी थे या अरब आक्रमणकारी था या मंगोल आक्रमणकारी था? तो ये अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था। और महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था और इसने तारीख़ यामिनी नामक एक रचना की थी और बहुत फेमस, इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि तारीख़ यामिनी किसकी रचना है या किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो उतबी ने लिखा था। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अलबरूनी, उतबी, फराबी, उजरी, तुसी, बहकाकी, उनसुरी और फिरदौसी। इसमें अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी ये सब बहुत फेमस हैं और इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। फिरदौसी ने कौन सी प्रमुख रचना की थी? शाहनामा। शाहनामा जो है वो फिरदौसी की रचना है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न आया था कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी जो गजनी का था इसके द्वारा आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? सोमनाथ में जब आक्रमण हुआ था तो उस समय गुजरात में एक शासक था जो चालुक्य या सोलंकी वंश का था। वो कौन था? तो वो था भीम। कौन? भीम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गजनी राजवंश जो अफगानिस्तान में है उसका संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन जो है वो सुबुक्तगीन का पिता था। ये गजनी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया था। उत्तर भारत को जीतने वाला कौन शासक था मध्य एशिया शासक? मोहम्मद घोरी का जो दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसमें विजय हुआ था और फिर इसके बाद भारत पर इसने शासन किया। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रस्तुत किया जाता है? किसे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है। और ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो तराइन का दूसरा युद्ध था जिसमें मैंने अभी पहले बताया कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, हालांकि पहले युद्ध में मोहम्मद घोरी हार गया था। 1191 में हुआ था और इसमें मोहम्मद घोरी हार गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, ये जो पृथ्वीराज चौहान है जिसने तराइन का युद्ध लड़ा था, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो वह पृथ्वीराज तृतीय था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? मोहम्मद गोरी का वह दास जिसे बंगाल का एवं बिहार की विजय प्राप्त की थी जिसने, वो बख्तियार खिलजी था, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? और तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद पे हमला किया था और 1994 में चंदावर के युद्ध में 1994 में चंदावर के युद्ध में इसने जयचंद को हराया था। ठीक है। आगे है चंदावर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये फिरोजाबाद जिले में यमुना के तट पर स्थित है। कहाँ पर? फिरोजाबाद जिले में यमुना के तट पर स्थित है चंदावर। और किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ये अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्कों पर अंतिम खलीफा का नाम उत्कीर्ण था। ठीक है। चलिए अब गुलाम वंश पे जितने महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाना वाला काल कौन सा है? तो 1206 से लेकर 1526 तक ये पूरा सल्तनत काल रहा है। ठीक है। लोधी वंश तक, गुलाम वंश से लोधी वंश तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है, 1206 से 1526। और 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था और वहाँ से मुगल काल शुरू हो जाता है। ठीक है। आगे है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ये 1206 से 1210 तक ये जिंदा रहा है। ठीक है। 1210 हो गए हैं, 0 एक्स्ट्रा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके समय में आया था? भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में किसके समय में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान आया था? तो ये इल्तुतमिश के समय आया था। किसके समय? इल्तुतमिश के समय आया था। और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है। और भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो उसका जो एक बेटा था, हालांकि अल्पवयस्क था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है। और बिल्कुल बेकार था ये। फिर इसके बाद रजिया बैठी थी। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह तुर्कान कौन थी? शाह तुर्कान, तो शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। ठीक है। यानी इल्तुतमिश की पत्नी थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका शासनकाल कई बार पूछा जाता है। 1236 1240 4 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा है और ये पहली महिला शासिका थी मध्यकाल की। ठीक है। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उसकी हत्या हुई? मतलब इसको कहा जाता है कि इसको घेर कर कुछ डाकुओं ने मार डाला था। तो कैथल में, कहाँ पर? कैथल में इसकी हत्या की गई थी रजिया सुल्तान की। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। ठीक है। ये था बलबन। ठीक है। बलबन ने कुछ प्रथाएं शुरू की थी, जैसे सजदा, पैबोस। ये इस्लाम में नहीं है, लेकिन बलबन ने अपने समय में इसे शुरू किया था। इन्हें गैर इस्लामी कहा जाता है। और बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। और रक्त और लौह की नीति किसने शुरू की थी? रक्त और लौह की नीति जो शुरुआत है ये बलबन ने की थी। और बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? वो तुगरिल खां। बंगाल का एक गवर्नर था बलबन के समय, तुगरिल खां, उसने विद्रोह कर दिया था। और वह सुल्तान जिसे गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, वह कौन सा शासक है जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो वो बलबन था। कौन? बलबन। ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। वह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन। एक्चुअली ये काफ़ी परेशान था बाहरी आक्रमणकारियों से, तो ये दिल्ली के आसपास जितने जंगल थे ये सब कटवा दिए थे, क्योंकि जंगल में छिपकर वो हमला कर देते थे, इसलिए पूरे जंगल इसने कटवा दिए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खिलजी वंश के जितने प्रश्न आए थे वो देख लेंगे। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला है, 30 वर्ष। और इसमें जो पहला प्रश्न है वह है मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। जो अभी आप सिस्टम देखते हैं ना, जिसमें अनाज बांटा जाता है,
पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में शुरू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा किसने घोषित कर दिया था? बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक घोषित किया था, लेकिन खुद को खलीफा किसने घोषित कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नहीं, मुबारक खिलजी ने, माफ़ कीजिएगा। स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था? फिर से ध्यान दीजिएगा, ये सवाल मैंने एक बार गलत किया है जब ये पूछा गया था। ये मुबारक खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज पर 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 50% यानी 1/2 कर दी थी। आमतौर पर 1/10, 1/6 ऐसे लिया जाता है, लेकिन इसने 1/2 कर दी थी। ठीक है, यानी कि जितना उगाओगे उसका आधा राजा को टैक्स के रूप में दे दो। आगे है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काकतीय शासकों की सेना ने पराजित कर दिया था 1303 में। घरी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गृहकर, आज आप सुनते हैं ना, जो नगर निगम के द्वारा गृहकर लगाया जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू किया गया था। इसको घरी नाम से जाना जाता था। ठीक है। और 1306 ईस्वी सन में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? यानी कि दिल्ली, जो कि मंगोल आक्रमण उत्तर पश्चिम से होते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सीमा सिंधु की नदी तक बढ़ा दिया था। तो सिंधु के उस पार तक ही मंगोल लोग आते थे और लौट जाते थे। ठीक है। इसके अलावा सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, जौनपुर। सरकी शासक कहाँ पर शासन करते थे? जौनपुर में। ठीक है, सरकी वंश। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक ये तुगलक वंश का था। और दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुगलक वंश में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं? तो जिस व्यक्ति ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। एक्चुअली हुआ ये था कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक को मना करते थे, इनके निजामुद्दीन औलिया से मिलने पे उनको पसंद नहीं करते थे कि निजामुद्दीन औलिया से मिले। तो इन्होंने शायद मारने का आदेश दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? तो कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। यहाँ पर लिखा नहीं है, दौलताबाद ले गया था। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद दक्षिण में ले गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसी ने किताबुल रिहला लिखी है। ठीक है। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था, क्योंकि उसके फैसले ऐसे थे जिसने अपनी जो जनता है उसको बहुत परेशान किया था। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी ऐसे फैसले लेता था जो अपने समय से बहुत आगे थे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा जानकार था। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो एक तुगलक ही था। ठीक है, तुगलक वंश में ही विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी किसके द्वारा चला गई थी? तो ये बहुत फेमस है, मैंने ऊपर ही बताई थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चला गई थी। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे लंबे समय तक शासन किया था, 1325 से 1351, लगभग 26 साल शासन किया था इसने। और दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अलाई अमीर थे उनको ख्वाजा तास या सहदास माना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। ये इसके कुछ अच्छे कामों के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, राज्य के खर्च पर इसने हज की व्यवस्था की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की स्थापना की थी। रोजगार कार्यालय, दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा, ये तीनों बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को लेकर कई प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए थे। और सर्व कर यानी सिंचाई कर किसने लगाया था? ये भी तुगलक काल में लगाया गया था, और ये सर्व मतलब सिंचाई कर होता था। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसने दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझने में आसानी हो सके, इसके लिए एक अनुवाद विभाग बनाया था, जो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग बनाया था। ठीक है,
जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौनक खा था और उसी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। और दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगा दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी फिर ये जजिया कर लगा दिया था। और टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए थे। ये कौन किसने लाया था? ये किसने मंगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? मैंने पहले भी बताया, फिरोज शाह तुगलक ने। और सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और तैमूर ने तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो नसीरुद्दीन महमूद। ये आगे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने ही शासन किया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 तक भारत में रहा। इसमें सबसे पहला तथ्य है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह था सैयद वंश। तैमूर का लंग का आक्रमण हुआ था और इसके बाद एक जो शासक वहाँ पर भारत में रह गया, जो जो यहाँ पर शासन के लिए यहाँ पर रह गया, वो सैयद वंश उसने स्थापित किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। और सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने रैयत आला की जो है उपाधि धारण की थी। किसकी? रैयत आला की। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। और सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो वह था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने सैयद वंश का अंत किया था। इसके बाद लोधी वंश की स्थापना हुई थी। तो अब इस तरह लोधी वंश देख लेंगे। और लोधी वंश जो है वो 1451 से लेकर 1526 तक रहा। इसके बाद मुगल आक्रमण हुआ और बाबर ने आक्रमण करके मुगल राज स्थापित किया था, भैया मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो लोधी वंश में सबसे पहला तथ्य क्या है? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? तो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना करता था। और वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, ये बहलोल लोधी ने ऐसा किया था। किसने? बहलोल लोधी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो गुरु नानक देव किस शासक के समकालीन थे? वो थे सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। दिल्ली का वह सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया वो कौन था? युद्ध के दौरान जिसकी मृत्यु हुई थी वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सल्तनत काल की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब देखेंगे। तो सल्तनत काल में आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, स्थापत्य से और भी कई इतिहासकार की रचनाओं से। ऐसे ही जो प्रश्न हैं उन्हें हम एक साथ अब देख लेंगे। पहला जो प्रश्न है वह है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने दिया था? मतलब किसने कुतुब मीनार थी उसके निर्माण में योगदान दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी निर्माण की शुरुआत की थी, फिर इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो तीनों का योगदान इसमें रहा है। और भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो बलबन का मकबरा था, ठीक है। इसी में मेहराब और ये सब आपको देखने को मिलता है। जो इस्लाम की शैली में मेहराब वगैरह होते हैं ना, वो बलबन के मकबरे में ही सबसे पहले देखने को मिला था। और भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। तो ये सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा ही सुर्खी, एक भारतीय जो इस सल्तनत काल में जो स्थापत्य बने थे उसमें सुर्खी एक प्रकार है, वो सुर्खी सल्तनत काल में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कीर्ति स्तंभ को लेकर। ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है।
प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। और जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में किसने निर्माण कराया था? तो जयसिंह ने। ठीक है, जंतर मंतर कई जगह पर बनाई गई थी और उनमें से उन्हें किसने बनवाया था? ये जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, जितनी खगोलीय वेधशालाएँ थी ये जयसिंह ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए अब आगे मिलान करने के लिए है। ताजुल मासरी ये किसकी रचना है? ये हसन निजामी की रचना है। और खजानुल फतूह या अमीर खुसरो की रचना है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तारीख़ मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंद की रचना है। ठीक है, और फतवा जहाँ तारी ये भी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। आगे फिर से और आगे कुछ रचनाएँ हैं, उनके लेखक हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। मुल्ला दाऊद ये किसकी रचना है? ये मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। और दामोदर कवि की रचना कौन सी है? पद्मावती कथा। और सोमनाथ की रचना कौन सी है? राग विबोध। और अमीर खुसरो आशिका, अमीर खुसरो की रचना है आशिका। और इसके बाद जो प्रमुख और पुस्तकें पूछी गई हैं वो भी देख लीजिए। तबकाते नासरी ये मिनहाजुल सिराज की रचना है ये। और तारीख़ फिरोज शाही ये शम्स सिराज की रचना है। किसकी? शम्स सिराज की। और तुगलकनामा ये अमीर खुसरो की रचना है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अमीर खुसरो को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। और अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके विकास में? खड़ी बोली विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो से लेकर रिलेटेड ऐसे ही कई सारे जो तथ्य हैं वो पूछे जाते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना खुद का संस्मरण लिखा था। ठीक है, वो कौन था? फिरोज तुगलक ने अपना खुद का संस्मरण लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? तो इब्न बतूता के जो रहला में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। और महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा था? नन्नय ने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा था, नन्नय। ठीक है, और वास्को डी गामा भारत कब आया था? यही सल्तनत काल में ही आया था, 1498 में। और संगीत यंत्र जो तबला है ये इसका प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने ही इसका प्रचलन किया था तबले का। और चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। क्या नाम था? तेमुचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था? जो तुर्की लोग थे, इन्होंने पोलो खेल शुरू किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। ठीक है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्की थे। किस वर्ग के थे? तुर्की थे। सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर और सुल्तान थे वो तुर्की थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो मसाहत। अब ये वर्ड ध्यान से सुन लीजिए कि मसाहत शब्द किस लिए प्रयोग होता था? तो भूमि को मापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग होता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आरिजे मुमलिक, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आरिजे मुमलिक शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे गए हैं वो हम सब एक जगह पर देखेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। कब? 1347 में। और दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी नहीं, माफ़ कीजिएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने ही बहमनी राज्य की स्थापना की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु जो कवियों का संगठन है उसे अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, आगे है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? हम पहले भी देख चुके हैं, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें तमिल क्षेत्र में, जैसे आज के समय में हमारे यहाँ सबसे बड़ी इकाई क्या है? राज्य होती है। ठीक है, उस समय सबसे बड़ी इकाई कोट्टम थी। क्या? कोट्टम।
और प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था वो क्या था? जौनपुर। भारत के सिराज के रूप में जौनपुर को जाना जाता था। और हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हम पहले भी देख चुके हैं, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। किस विजयनगर शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी? तो वो था वेंकट द्वितीय। एक विजयनगर शासक जिसने गिरजाघर बनाने की अनुमति दी पुर्तगालियों को, वे था वेंकट द्वितीय। अपनी मदुरै विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? तो कवित्री है गंगा देवी। गंगा देवी ने अपनी मदुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। ये भी हम पहले भी देख चुके हैं, देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये आया था। भारत में सिराज हिंद के नाम से कौन जाना जाता था? तो जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। ठीक है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में किया था। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने अ फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक पुस्तक लिखी है। इसमें किस साम्राज्य की मतलब का जिक्र है, किस साम्राज्य के बारे में बात कही गई है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, अ फॉरगेटन एम्पायर, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट सीवेल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम मध्यकाल में जितने सूफी और भक्ति एवं सूफी आंदोलन है, इसके बारे में जितने तथ्य पूछे गए हैं वो सब हम कवर करेंगे। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया, वह कौन सा योग था? हठ योग। हठ योग जो था वो हिंदुओं में प्रचलित था और बाद में सूफी संत जो थे उन्होंने भी इसे अपनाया था। ठीक है, हठ योग को। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बना लिया था? यानी अजमेर में कौन था? तो वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में स्थापित हुए थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। इसके निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। किसके? ख्वाजा उस्मान हारून के। ये ईरानी थे। ठीक है। और आगे है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। और सूफी संत महबूब इलाही कौन किसे कहा जाता था? महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया और दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो महबूब इलाही नाम से जाना जाता था। और वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्मग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, यानी कि किसके? बाबा ये जो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, बाबा फरीद है, इनका नाम बाबा फरीद है, लेकिन इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गंजे शक्कर नाम था। इनके जो विचार हैं इनको सिखों के धर्मग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब ने। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। किसे प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की। तो शेख सलीम चिश्ती को। किसे? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध कौन था? ऐसा कौन सा सूफी सिलसिला था जो संगीत का विरोधी था? वो नक्शबंदी सिलसिला था। कौन? नक्शबंदी सिलसिला संगीत विरोधी था। और सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में कौन मानता था? सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे शाह मोहम्मद गौस। कौन? शाह मोहम्मद गौस सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। और कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। किसके? रामानंद के। मीराबाई किसकी समकालीन थी? यानी किस शासक की समकालीन थी? मतलब किस शासक नहीं, किस भक्ति काल के किस महान दार्शनिक के समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु की समकालीन मीराबाई थी। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था कि किसके समकालीन मीराबाई थी? तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। और किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल बन गया था? तो चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों से ही वृंदावन एक तीर्थ स्थल बना था। ठीक है, वृंदावन चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों से एक तीर्थ स्थल बना था। और गुरु नानक का जन्म स्थल का क्या है? तलवंडी। ये जिसको ननकाना भी कहा जाता है। तो ननकाना साहब में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है। और हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना है? तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं उनके गुरुद्वारे को हुजूर साहब का गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे,
ये किसने कहा था? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये रामानंद जी ने कहा था। किसने कहा था? रामानंद जी ने। और पुष्टि मार्ग का दर्शन का किसने प्रारंभ किया था? ये वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग प्रारंभ किया था। पुष्टि मार्ग दर्शन किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित हैं? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से शंकर देव संबंधित हैं। आगे है कि वरकारी संप्रदाय या वारकरी संप्रदाय के संत कौन थे? नामदेव थे। कौन? नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। मैंने अलवार और नयनार संतों के बारे में आपको बताया था। अलवार वो है जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, और नयनार वो है जो शिव जी की पूजा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में फिर से पुनर्जन्म हुआ था भक्ति संस्कृति का। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? इस्लाम से प्रभावित थे। नामदेव जो है वो इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे। कौन? नामदेव। ये महाराष्ट्र के थे। और मलूक दास संत कवि थे। कहाँ के? कड़ा के। मलूक दास जो है वो कड़ा के थे। दास मलूका कह के आपने सुना होगा ना ऐसा। तो ये कड़ा के थे। और निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये दोनों सूफी संत थे। ये आपने पढ़ा होगा, चिश्ती संप्रदाय के थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुगल काल के बारे में। यह शुरुआत करते हैं। मुगल काल में बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में जितने तथ्य हैं महत्वपूर्ण, वो सब एक ही साथ देख लेंगे। बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में। ठीक है, वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पर? काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम जो बादशाह की पदवी का धारण की थी वो काबुल में धारण की थी। अगला तथ्य है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो कौन था? राणा सांगा। ठीक है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। किसने? सैबानी खान ने। सैबानी खान ने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। कौन से युद्ध में? सरे पुल के युद्ध में। और वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था वो कौन थे? शेरशाह एवं हुमायूं। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो कन्नौज के पास किसका युद्ध हुआ था? ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ के लिए था? यानी शेरशाह का अंतिम युद्ध कौन था जिस युद्ध में ये मारा गया था? तो कालिंजर राज्य के विरुद्ध जब ये अभियान में गया था वहीं ये मारा गया था। ठीक है, और अब कुछ युद्ध हैं और उनका आपको ईयर मिलाना है। आपको कुछ युद्ध और उनके साल याद करने पड़ेंगे। जिनमें से मध्यकाल के जो प्रमुख युद्ध हैं वो है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में है, चंदेरे का युद्ध जो कि 1528 में है, चौसा का युद्ध 1539 में है, कन्नौज का युद्ध 1540 में है और तालीकोटा का युद्ध 1565 में है। इसी के पहले आप पानीपत का युद्ध जोड़ लीजिए जो कि 1526 में है। तो 26, 27, 28 और ऐसे ही करके आपको बाबर के चारों युद्ध अच्छे से उनका क्रम याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी इनके युद्ध तो हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो एक चांदी का रुपया 64 दाम के बराबर होता था। ठीक है, ये आपको पता रखना है। और मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी तो शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा और कबूलियत किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कालिंजर, मैंने भी बताया जो कालिंजर का अंतिम अभियान था इसका, उसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? जो काफ़ी पढ़ा लिखा था मध्ययुगीन शासकों में वो शेरशाह सूरी ही था। एक बहुत पढ़ा लिखा था और इसकी जो राजस्व व्यवस्था है और भूमि माप की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत प्रचलित हैं। और किसके बारे में कहा जाता है या किसने कहा था, ये कथन कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये कथन किसका है? कि मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी का है। ठीक है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण
किसने किया था? ये शेर शाह सूरी ने किया था। ये देखिए यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। आगे है कि मुगल काल में भारत में चांदी का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो शेर शाह ने ही प्रारंभ किया था। चांदी का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? शेर शाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता के रूप में माना है, वह है के.आर. कानूनगो। के.आर. कानूनगो ने शेर शाह सूरी को अकबर से भी बेहतर मतलब राष्ट्र निर्माता माना है। ठीक है, चलिए ये रहे ये बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी से संबंधित जितने तथ्य थे हमने वो कवर किए हैं। अब आगे हम अकबर से रिलेटेड जो जितने भी तथ्य पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। अब अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। किसने? भाटा के, यानी कि तानसेन अकबर से पूर्व किसके दरबार में थे? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। कौन सी व्यवस्था? मनसबदारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सवाल पूछे गए हैं। हल्दी घाटी के युद्ध यानी कब हुआ था? ये 1576 में हुआ था। और इसमें महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। कौन? हकीम खान सूर। और अकबर के शासनकाल में द्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित था? तानसेन और हरिदास। जो द्रुपद गायक थे अकबर के काल में वो थे तानसेन और हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर, और मनसबदारी किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। दीन-ए इलाही धर्म को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? यानी कि किस इतिहासकार ने दीन-ए इलाही को धर्म स्वीकार किया है? वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो दीन-ए इलाही को धर्म कहता था। और राम सीता की आकृतियों और राम सिया की देवनागरी में युक्त लिखे जो सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे? अकबर ने। अकबर ने एक सिक्के चलाए थे जिसमें राम सीता जी की आकृति होती थी और राम सिया देवनागरी में उसमें लिखा भी होता था। ठीक है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अकबर ने किसे सबसे पहले दीवान का दर्जा दिया था? तो मुजफ्फर खां तुर्वाती। क्या नाम था? मुजफ्फर खां तुर्वाती था। और वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वो कौन थे? हरि विजय सूरी। ये इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो अकबर के द्वारा ही मारा गया था। कौन? अधम खां। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान और निरंकुश। ये बादशाह अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो प्रबुद्ध निरंकुश था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो बादशाह अकबर ही था। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं बन पाया था वो गोलकुंडा था। यानी अकबर ने लगभग पूरे भारत को का विजय कर लिया था, लेकिन दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा छूट गया था, उसमें गोलकुंडा प्रमुख है। ठीक है। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी वो था मेवाड़। मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वयं से स्वीकार नहीं की थी, मतलब खुद से बिना युद्ध के स्वीकार नहीं की थी। बाकी जितने राज्य थे उन्होंने संधि कर ली थी और अकबर की संप्रभुता स्वीकार की थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वो कौन थे? तो कछवाहों से। सबसे पहले वैवाहिक संबंध कछवाहों से स्थापित किया था अकबर ने। और अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? जब्त। ठीक है। भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्ती। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी कहाँ की? बीजापुर बादशाहत की। चांद बीबी जो है वो बीजापुर की थी और ये अकबर के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी। मुगल जो बादशाह थे उनमें अनपढ़ कौन था? जो बिना पढ़ा लिखा था? अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। बाकी जितने शासक थे मुगल काल में वो सब पढ़े लिखे थे। ठीक है। चलिए, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया अहमदनगर, जिसको अकबर ने स्वयं जाके विजिट किया था वो अहमदनगर था। कहाँ का? दक्कन का राज्य था। चलिए ठीक है, अकबर से जितने संबंधित तथ्य थे महत्वपूर्ण वो हमने देख लिए। अब जहांगीर और शाहजहां संबंधित जितने तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। क्या? मेहरुन्निसा। और जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी वो कौन था? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी। किसने? जहांगीर ने। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवा दिया था। सिख गुरु का सर किसने कलम करवा दिया था? जहांगीर ने। और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुर्रम
महाबत खां और खुसरो ने, इन तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस एक ब्रिटिश वो था, क्या था? राजदूत था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत कब आया था? तो ये जहांगीर के काल में ही आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के काल में भारत आया था। ठीक। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। कहाँ? अजमेर में जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। चलिए, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, तो जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। ठीक है ना, जहांगीर के काल में ही ढेर सारी चित्रकला, जो प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं, वो प्रचलित हुई थी। और मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे प्रदान की थी? इंग्लिश खां की उपाधि किसे प्रदान की थी? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि ये फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। फारसी का, तुर्की का, ऐसी कई भाषाओं के बड़ा अच्छा ज्ञाता था, इसलिए इंग्लिश खां की उसे उपाधि प्रदान की गई थी। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी और खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, इसीलिए अर्जुन देव का सिर कलम करवा दिया था। ठीक है, ये आपने ऊपर पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा कर मतलब प्रतिबंध लगा दिया था, वो जहांगीर था। किसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। ठीक है। मुगलों एवं मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में ही चित्तौड़ की संधि हुई थी। और नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य जहांगीर नहीं था। ठीक है, नूरजहां का एक गुट था जिसमें जहांगीर शामिल नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, किस डच पर्यटक ने जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया है? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट। क्या नाम है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, वो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। ठीक है। और मुगल सेना में चिकित्सक कौन नियुक्त किया गया था? वर्नियर। वर्नियर जो है मुगल सेना में एक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। किसने? शाहजहां को हीरा, जो कोहिनूर हीरा है, वो किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर भेंट किया था। और किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी? दारा शिकोह को। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य जी ने बनारस के जो पंडित थे उनको जो तीर्थ यात्रा कर है उनका माफ़ करने का, मतलब उसके दरबार में, उनके किसके दरबार में? ये मुगल बादशाह के दरबार में गए थे। ठीक है, कविंद्राचार्य। और वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी कौन लेकर गए थे? तो शाहजहां। शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गए और इन्होंने ही लाल किला वगैरह बनवाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। और दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वो कौन सा है? दिल्ली में। दारा सिकोह को दिल्ली में ही दफनाया गया था। और मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापति किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा सेनापति राजपूत और मराठा से साथ थे। ठीक है। और शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा है? औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में सबसे अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर रहा है। अपनी विजयों को लिपिबद्ध यानी लिखवाने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वर दास नागर। तो अपनी विजयों के बारे में, मतलब एक प्रकार से इतिहास लिखवाता था। किससे? ईश्वरदास नागर से औरंगजेब अपना इतिहास लिखवाता था। और मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। औरंगजेब वीणा बजाता था। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, आपको लगेगा नहीं, जब ये ऑप्शन में आएगा तो आपको लगेगा नहीं यार औरंगजेब तो ऐसा कह ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो कट्टर इस्लामी है, लेकिन नहीं, वो वीणा बजाता था। मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासन हुआ है, यानी 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ है, तो वह है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वो कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। कौन कौन से? बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने दक्षिण पे 2 जीता था।
और संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो संत रामदास औरंगजेब के काल से संबंधित है। और औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा। कौन? जहां आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की गई थी औरंगजेब के द्वारा। और जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगा दिया गया था? ठीक है ना, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था जजिया, तो ये औरंगजेब के द्वारा था। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया फिर से लगा दिया था। और औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था? अकबर के मकबरे को, जो कि सिकंदरा में है, उसको जाटों ने क्षतिग्रस्त किया था। अब कुछ युद्ध है और उनका जो साल है वो दिया गया है, उनको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरे के बीच में 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। ये आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुगल काल में जितने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड फैक्ट पूछे गए हैं उन्हें हम एक जगह पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो जो प्रमुख स्थापत्य हैं और उनका निर्माण काल है कि इनका निर्माण कब हुआ था, तो वो कुतुब जो मीनार है उसका निर्माण कब हुआ था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू किया था और 1231 में ये पूरा हुआ था इल्तुतमिश के समय। ठीक है, और आगरा का जो किला है ये 1565 में बनना शुरू हुआ था और 1573 में पूरा हुआ था। और दिल्ली का लाल किला ये 1639 में शुरू हुआ था और 1648 में इसका कार्य पूरा हुआ था। और ताजमहल, इसका कई बार पूछा गया है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1652 तक, यानी कि लगभग 20 साल ये चला था। ठीक है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनगा अकबर के समय एक स्त्री थी जिन्होंने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा 1571 में गुजरात विजय के अवसर पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। और जहांगीर कालीन चित्रकार, यानी जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? अबुल हसन, अक्का रिजा। अबुल हसन और अक्का रिजा ये जहांगीर के समकालीन जहांगीरी चित्रकार थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऐसा कौन सा चित्रकार था जो पक्षियों का, यानी कि बर्ड्स का बहुत अच्छी चित्रकारी करता था? तो वो वहाँ मंसूर। कौन? मंसूर पक्षियों का बहुत बड़ा चित्रकार था। ठीक है, चलिए, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? तो हुमायूं के समय में ही चित्रकला प्रारंभ हुई थी मुगल काल में। फिर इसके बाद अकबर के शासनकाल में कुछ बेहतर हुई और जहांगीर के शासनकाल में तो ये अपने चरम पे पहुंच गई थी। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। लाला कलावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा अकबर ने ली थी, लाला कलावंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाम दिए गए हैं: पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। ये किस कला की विभिन्न शैलियों से संबंधित है? चित्रकला संबंधित है। आपने कांगड़ा चित्रकला शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, ये सब चित्रकला की शैली है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। लाल किले का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे? तो हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। आगे दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था। क्या? मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा। ठीक है, और वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो या बीबी का मकबरा इसे कहा जाता है, और ये औरंगजेब की पत्नी थी। और इसके साथ मतलब जो बीबी का मकबरा है वो एक प्रकार से ताजमहल की भद्दी नकल कही जाती है, औरंगाबाद में है। ठीक है, इसमें भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। और अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण मीर बांकी ने करवाया था। किसने? मीर बांकी ने। ये बाबर का ही सेनापति था। और वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है वह है बाबर। ठीक है, और सवाई राजा जो जयसिंह हैं, इन्होंने पहली वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की थी? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में और दिल्ली में और उज्जैन में ऐसी वेधशालाएँ राजा जयसिंह ने बनवाई थी, ये आपको पता होना चाहिए।
दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने ही पुराना किला बनवाया था। और वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी, तो अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी जहांगीर ने प्रदान की थी। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने किसे निर्मित कराया था? तो पंचमहल निर्माण कराया था। मैं ऊपर पहले ही आपको सारी जो स्थापत्य है वो बता चुका हूँ, इसमें पंचमहल भी था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसका नाम क्या था? तो था रज्मनामा। क्या नाम था? रज्मनामा। तो आगे देखते हैं। आगे है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये हम देख चुके हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद है और प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार अबुल हसन था। ठीक है। और वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है वो फारसी में लिखी थी और बाबर ने अपनी जो तुजुके बाबरी लिखी थी वो तुर्की में लिखी थी। ठीक है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? तो वो गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ने ये हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है। और मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह था लखनऊ। जो लखनऊ था वो मुगल काल में विशेष रूप से मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई के लिए जाना जाता था। और रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो केशव ने रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी। अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का एक फारसी अनुवाद है अनवार सुहेली। क्या है? अनवार सुहेली। और शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम। शाहजहां के शासनकाल में एक राजकवि था, कौन था? कलीम। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किस नाम से है? मतलब किसने किया था? ताजुल मासरी ने। ठीक है। ताजुल मासरी ने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? तो वो था दारा शिकोह ने बहुत से हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था और बहुत से हिंदू ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। ठीक है। और मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी थी। चलिए अब मराठा साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल किसे कहा जाता था? कुलकर्णी को। कुलकर्णी यानी जो लेखपाल होता था उसे कुलकर्णी कहा जाता था मराठा काल में। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज के रूप में उभरने वाला साम्राज्य कौन था? मराठा साम्राज्य। मुगल काल के पतन के बाद सबसे तेजी से उभरा था मराठा साम्राज्य और इसने अपनी सीमाएं जो है काफ़ी बहुत लगभग पूरे भारत में विस्तारित की थी। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कुछ एक क्रम पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो यही क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले उन्होंने चाकन के किले पर विजय प्राप्त की थी, फिर मुगलों से इनका मतभेद प्रारंभ हो गया था, फिर अफजल खां का प्रकरण हुआ था, अफजल खान को इन्होंने हराया था और फिर सूरत पर इन्होंने आक्रमण किया और उन्हें लूट लिया था। ठीक है। इसी क्रम में आपको ये घटना याद रखनी है। या फिर आप जब इतिहास का फिर से एक बार मेडल हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें शिवाजी के जो कार्य हैं या उनकी घटनाएं हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, यानी कौन सी चांदी की जो सिक्का है वो शिवाजी के दरबार में नहीं प्रचलित थी, वो थे रुपया। कौन है? रुपया। और आगरा को जिसने अपनी राजधानी बनाया था वह शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को फिर से अपनी राजधानी बनाया था। मतलब शुरुआत यही किसी ने किया था और फिर मुगल काल में भी आगरा राजधानी रही है और फिर शाहजहां इसे वापस दिल्ली ले गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। सुरक्षा के बदले जो टैक्स लिया जाता था मराठों के द्वारा उसे चौथ कहा जाता था। ठीक है। और सरदेशमुखी एक टैक्स था जो मराठों के द्वारा लिया जाता था, वो अपने क्षेत्रों से लिया जाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। और मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था वो थी ताराबाई। ताराबाई एक ऐसी मराठा शासक थी जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने ताराबाई को एक ईमानदार शासिका कहा था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गए? तो मराठाओं के समय जब बालाजी बाजीराव आए तो ये वास्तविक शासक बन गए, ये पेशवा थे। और उस समय जो
मराठा राजा थे, छत्रपति थे, उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रह गई थी। ठीक है। अब आ गया है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलाहर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। और शिवाजी के समय सरे नौबत का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। सरे नौबत जो है वो सैन्य प्रशासन से संबंधित पद था शिवाजी के शासनकाल में। अब कुछ व्यक्ति हैं और उनका कालक्रम दिया गया है। तो व्यक्ति क्या है, कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं हैं या महिला शासिकाएं हैं जिनके बारे में उनका शासनकाल दिया गया है। पद्मिनी, ये जो रानी पद्मिनी जो है वो 1303 ईस्वी से संबंधित है। किससे? 1303 ईस्वी से। और रानी दुर्गावती ये वही है जो अकबर के खिलाफ लड़ी थी। ये 1524 से 1564 के बीच में इनका कालक्रम रहा है। और ताराबाई, ये जो मराठा शासिका थी, ये 1675 से 1661 के बीच में रही हैं। और अहिल्याबाई 1725 से लेकर 1795 के बीच रही हैं। ठीक है। ये महत्वपूर्ण शासिकाएं हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब कुछ जो विविध तथ्य हैं मुगल काल सल्तनत काल से संबंधित, वो सब देख लेंगे। बाबर नामक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने। किसने? लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा, जो कि तुर्की में थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये क्या था? तो ये एक सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी। ठीक है ना। जैसे अब हम इस समय राज्य और जिले के बीच में एक मंडल जानते हैं, उसी प्रकार ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी चकला। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में। और कालिदास के नाटक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है। कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खां नाम था। क्या नाम था? शाही खां। जैनुल आब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। और बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर एक सिख शासक था, एक प्रकार का, मतलब सिख सेनापति था। ठीक है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ? सरधना में। यहाँ पर सरधना में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको जंतर मंतर में वेधशाला है, वैसी वेधशालाएं 4 जगह पर राजा जयसिंह ने बनवाई थी। दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, ये 4 जगहों पर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। आपको पता होना चाहिए। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। ठीक है ना। जो जौनपुर राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। और मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द किसे प्रयोग किया जाता था? भू राजस्व। यानी जब भू राजस्व की वसूली होती थी उसे माल कहा जाता था। और मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? फारसी दरबारी भाषा थी। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? नजीब खान। नजीब खान जो है वो अहमद शाह अब्दाली का बहुत ही विश्वास पात्र था। और गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हफ्त कुल्लुम जो है वो प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक है। किसके? गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई थी। और सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सुजाउद्दौला का मकबरा लखनऊ में स्थित है। और दक्षिण भारत में जो पोलीगार थे, पोलीगार क्या थे? तो दक्षिण भारत में पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक कौन थे? पोलीगार। और होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलविड। हेलविड जो है वो द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। ठीक है। होयसलों की राजधानी थी। और पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। आपको जितने भी सिख गुरु हुए हैं उन सब के महत्वपूर्ण कार्य आपको पता होने चाहिए। तो अमृतसर नगर किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। और दस्तर बंदगा जो बंदान है वो कौन कहलाते थे? उलेमा। उलेमाओं को दस्तर बंदान कहा जाता था। ठीक है। और मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। और मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से लिया है? पारसी धर्म से लिया है। कहाँ से? पारसी धर्म से नवरोज़ का त्यौहार लिया है। जवाबित क्या थे? मध्यकालीन इतिहास में जवाबित थे राज्य के कानूनों को जवाबित कहा जाता था। और मुगल भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व ही प्रमुख स्रोत था। ठीक है। मुगल काल में मौल्लिम क्या था? मौल्लिम था एक जहाज को मौल्लिम कहा जाता था। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। कौन था? चिनकिलिच खां हैदराबाद का स्वतंत्र शासक था, संस्थापक था। ठीक है। और भारत का वह स्थान जहाँ पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था तो वह था कोचीन।
कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था। खिदमती क्या है? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय टैक्स था। जो भारतीय सरदार पराजित हो जाते थे, हार जाते थे, उन्हें खिदमती नाम का एक टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। और मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? ये चागताई तुर्क थे। जो मुगल शासक थे वो चागताई तुर्क थे एक प्रकार से। और वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी की जो समाधि है वो नांदेड़ गुरुद्वारा है। उस मतलब नांदेड़ गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, बस याद रखिएगा। मुगल काल में करोड़ी कौन होते थे? तो करोड़ी भू राजस्व अधिकारियों को करोड़ी कहा जाता था। मुगल काल में भू राजस्व अधिकारियों को करोड़ी कहा जाता था। और मुगल शासन में मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी का काम क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। जो भू राजस्व अधिकारी थे इनका निरीक्षण करना, इनके कार्यों का परीक्षण करना, ये मीर बख्शी का काम होता था। ठीक है। अब कुछ प्रमुख युद्ध हैं और उनका कालक्रम है वो देख लेते हैं। बिलग्राम का युद्ध ये 26 जून 1539 को लड़ा गया था। सरनाल का युद्ध ये 1572 में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध ये 15 अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। और जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 में लड़ा गया था। ठीक है, ये आपको याद कीजिएगा आप लोग। ये सब और कुछ प्रमुख स्मारक हैं और वो कब स्थापित किए गए थे इनका कालक्रम दिया गया है। तो अटाला मस्जिद ये जौनपुर में है। कहाँ है? अटाला मस्जिद जौनपुर में है। 1408 ईस्वी में स्थापित की गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है, ये 1545 ईस्वी में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है और 1570 ईस्वी में बनाया गया था। राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है और 1678 ईस्वी में बनाया गया था। आप इनके शासकों के दृष्टि से भी इनका मिलान कर सकते हैं अगर आप इनको शासक याद है किन के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है। अब कुछ प्रमुख सिक्के हैं और सिक्के या शब्दावलियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं और वो शब्दावलियाँ क्या अर्थ है उनका, यानी उस समय किस कार्य के लिए ये शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती थी वो देखना है। दाम शब्द जो है वो तांबे की एक मुद्रा होती थी। दाम, तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलता था ना, तो तांबे की जो मुद्रा थी वो दाम कहलाती थी। देसाई जो होते थे वो राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान कौन होते थे? तो प्रांतीय राज्य का प्रमुख जो होता था उसे दीवान कहा जाता था। और जरीब क्या था? जरीब भूमि मापने की एक इकाई होती थी, जरीब। ठीक है। अब जो कुछ युद्ध हैं फिर से उनका मिलान करने के लिए आया है। तो चंदावा का युद्ध जो है 1194 में हुआ था जयचंद्र के खिलाफ और मोहम्मद गौरी का युद्ध था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था तैमूर लंका आक्रमण। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये 1565 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, बाबर ने घाघरा का युद्ध जो लड़ा था। अगला है कुछ प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1817 में तीसरा मराठा युद्ध हुआ था। 1817 में तीसरा मराठा युद्ध हुआ था। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तो ये रहा आपका जितना भी मध्यकालीन इतिहास संबंधी जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। आगे हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद जब ये तथ्य पढ़ेंगे ना तब आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पहले कवर किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।